जो मखसूस नशिस्तों के फैसले के बाद केपी में गवर्नमेंट की तब्दीली की बातें हो रही हैं। अली अमीन गंडापुर का तमाम सियासी जमातों को हुकूमत गिराने का उन्होंने भी खुला चैलेंज किया है। क्या आप वहाँ ये समझते हैं कि केपी हुकूमत को कोई ख़तरा है? क्या आपको लगता है कि नंबर गेम्स की अगर बात की जाए तो अपोजिशन जमातें तहरीक अदम एतमाद लाने की पोजीशन में हैं? शाहिद हमीद साहब जी बहुत शुक्रिया। देखिए, पहले तो ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि जो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली है ये 145 अरकान पर मुश्तमिल ऐवान है और इसमें सादा अक्सरियत के लिए 73 अरकान 73 अरकान की ज़रूरत है हुकूमत साजी के लिए। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो PTI और इंडिपेंडेंट्स हैं जो उन्हीं के साथ हैं लेकिन इंडिपेंडेंट हैसियत में हैं, उनकी मजमूई तादाद है 93, जबकि दूसरी जानिब अपोजिशन के अरकान हैं 27 जिन्हें ये 25 मजीद नशिस्तें जब मिलेंगी तो ये मजमूई तौर पर हो जाएंगे 52। इसका मतलब ये है कि उन्हें मजीद 21 अरकान की ज़रूरत है और ये 21 अरकान वो उन्हें इंडिपेंडेंट्स की जानिब से ही मिल सकते हैं। लेकिन अगर हम इंडिपेंडेंस का जायज़ा लें तो उसमें हमें दिखाई ये देता है कि उसमें उन इंडिपेंडेंट्स में सूबाई असम्बली की जो डिप्टी स्पीकर हैं सुरैया बीबी वो भी शामिल हैं, साबिक स्पीकर हैं मुश्ताक अली वो भी शामिल हैं, मौजूदा कैबिनेट के सिटिंग जो मिनिस्टर्स हैं 2-3 वो भी शामिल हैं, कुछ मामले खुसूसी भी शामिल हैं। तो ये एक मुश्किल टास्क है कि उन मेंबरान में से, उन अरकान में से 21 अरकान को तोड़ा जाए और वो लाकर उन्हें अपोजिशन के साथ बिठाया जाए और वो गवर्नमेंट के फॉर्मेशन करें। लेकिन जाहिर है कि ये सब जमहूरियत का एक हिस्सा है, ये कोई अनहोनी बात नहीं है। अगर ऐसा होता है और गवर्नर साहब चूँकि बुनियादी तौर पर उनका ताल्लुक तो पीपल्स पार्टी के साथ है, अगरचे वो सूबे के आइनी सरबराह हैं लेकिन चूँकि पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है और अगर वो ये एफर्ट करते हैं, वो ये कोशिश करते हैं और अपोजिशन जमातें मिलती है और ये एक कोशिश की जाती है कि अली अमीन साहब की गवर्नमेंट को टापल किया जाए और यहाँ पे अपोजिशन जमातें मिलकर हुकूमत बनाएं, तो यकीनन ये कोशिश तो हो सकती है। लेकिन ये कोशिश अगर होगी तो इन्हीं 35 अरकान के हवाले से होगी जो इंडिपेंडेंट हैं सूबाई असम्बली में। लेकिन बाहर कैफ ये एक हमें इस वक्त ये दिखाई दे रहा है कि एक मुश्किल टास्क है, ये कोई आसान टास्क हमें दिखाई नहीं देता। सही जी। आमिर साहब, जिस तरह नंबर गेम्स की अगर बात हो रही है तो है इस पोजीशन में अपोजिशन के तहरीक अदम एतमाद ला सकते हैं। मौलाना साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हैं, आपको लगता है कि और कल जब बात कर रहे थे पार्लिमानी कमेटी की मीटिंग के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा तो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने चैलेंज भी किया वफाक को कि आप मेरी हुकूमत गिरा कर दिखाएं, मैं सियासत छोड़ दूंगा, जबकि ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी की भी बयानबाजी जारी है। आपको लगता है कि वाकई केपी हुकूमत ख़तरे में है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद आएगी? देखें, यहाँ अपने प्रोग्राम में मैंने सबसे पहले ये खबर दी थी कि ये काम होगा और उसके लिए मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला आना था। मैंने कहा था कि ये इन्हें मिलेंगी। अच्छा, अब 35 अरकान जो है वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल वाले आज़ाद हैं। अभी ओथ का मसला आना है, वो होगा और अगर स्पीकर नहीं लेंगे तो ज़ाहिर आइन में लिख दिया गया 26वीं तरमीम में वो चीफ जस्टिस साहब या उनका नुमाइंदा ले लेगा। तो ये जो 35 अरकान है उसका सबसे पहला इम्तिहान PTI का, न सिर्फ इन 35 का बल्कि पूरी PTI का, क्योंकि ये माशाल्लाह माजी में भी इनके लोग धड़ाधड़ सेनेट में बिकते रहे हैं और वोट करते रहे हैं दूसरी पार्टियों के मालदार लोगों को। और इल्ज़ामात खुद इमरान खान ने लगाए थे, किसी और ने नहीं लगाए थे कि हमारे लोग बिके हैं, बुला के उनको फिर अगली दफ़ा टिकट भी नहीं दिए थे। तो आप ये तमाशा देखेंगी जैसे ही सेनेट का KP में इलेक्शन होगा, क्योंकि एक सीट सानिया नश्तर वाली भी खाली है और बाकी सीटें पूरे जो हाफ सीटें खाली हैं उनकी वो उनका इलेक्शन होना है। उसके ऊपर नताइज भी आएंगे और फिर भौचाल आना है तो वो भी आएगा कि जी किसने किसको वोट दिया। अगर PTI काबू कर लेती है खुफिया राय दही में भी लोगों को कि उसके अपने सेनेटर जितने बनते ले आए तो फाबिया कौन निकाल सकता है? ये सारी बात ही उस पर नंबर गेम पे है कि आपके पास 73 तो होने हैं ना। जहाँ तक मौलाना फजलुर रहमान की कहानी है, मौलाना फजलुर रहमान ने जो भी उनसे पूछा गया और उन्होंने कहा कि हम नहीं जा रहे, लेकिन अगर लोग उनकी तरफ आ जाएंगे तो वो कह देंगे ना कि ये तो लोग हमारी तरफ आए हैं, हमें वज़ीर आला बना रहे हैं, तो हमें क्या मसला है इसमें बनने में। ये तो फिर हर बंदे ने अपनी सियासी कीमत करनी है ना तय कि मुझे इस मामले में फ़ायदा देना है, नुकसान देना। क्या मौलाना फजलुर रहमान पहले PDM की गवर्नमेंट में शामिल नहीं थे? उनके बेटे जो हैं वो कम्युनिकेशन मिनिस्टर नहीं थे, उनके पास वजारतें थी, फिर उनको निगरान हुकूमत KP की उनके हवाले थी, उनके गवर्नर थे। ऐसी बातें नहीं है कि आप सिर्फ ये समझ लें कि उन्होंने कह दिया है। गेम चलेगी और गवर्नर और मौलाना फजलुर रहमान और वज़ीर आला तीनों एक ही ज़िले के हैं ना, एक ही शहर के हैं, डेरा इस्माइल खान के। कोई वहाँ जा नहीं सकता, किसी पे हमले हो रहे हैं,
اور سب ایک دوسرے کو دعویٰ کر رہے ہیں. دیکھیں فیصل کریم اور ان کا بھائی MP ہے اس وقت, اور وہ کہہ رہے ہیں وزیر اعلیٰ کہ یہ اپنا کونسلر بھی منتخب نہیں کرا سکتے. یہ کوئی ایسا ایشو نہیں ہے, سیاست میں تو دن اور راتیں بدلتی ہیں, لیکن اصل ایشو یہ ہے کہ وہ 17-18 دفعہ جو کہہ رہے تھے کہ میں کہہ رہا ہوں مجھے نکال کے دکھاؤ, وہ سنا کس کو رہے تھے, کس سے پوچھ کے کہہ رہے تھے. خطرہ عمران خان سے علی امین گنڈا پور کو ہے کہ کیا وہ انہیں کہیں گے کہ آپ سائڈ پہ ہو جائیں, اور یہ جب سائڈ پہ نہیں ہوں گے تو وہ عدم اعتماد کی طرف لے جائیں گے, یا انہیں اسمبلی توڑنے کا کہیں گے. یہ سارا زور بیان جو تھا نا کل, وہ تھا عمران خان کی ہمدردی حاصل کرنے کا, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا. شکوک و شبہات ان کے اوپر ان کے صوبائی صدر نے ببانگ دہل مختلف چینلز پہ آ کے گئے ہیں کہ میں نے عمران خان کے کہنے پہ ثوابی میں جلسہ کرایا, شہرام ترقی اور جو اسد کیسر ہیں ان کے کام بند ہو گئے, میرے اپنا کوئی کام نہیں ہوتا, چیئرمین بیرسٹر گوہر کا کوئی کام نہیں صوبائی گورنمنٹ کر رہی. تو یہ لڑائی تو آپس میں ہے نا, اور ہر بندے کے اپنے اپنے گروپس ہیں. علی امین گنڈا پور کا سب سے تکڑا گروپ ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, لیکن یہ لڑائی بڑھے گی تب جب عمران خان کا کوئی نیا فیصلہ آئے گا اور ادھر سینٹ کے الیکشن ہوں گے. ٹھیک جی ایاز صاحب یہ بات تو درست ہے, ظاہر ہے. اب یہ لیکن جو علی امین گنڈا پور کل بھی بار بار بات کر رہے تھے, وہ اتنے پر اعتماد کیوں ہیں؟ کیونکہ سیاست میں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے, کوئی پہلی دفعہ تھوڑی تحریک عدم اعتماد آنی, لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ ایسا ہو نہیں سکتا. تو ان کے اعتماد کی کیا وجہ ہے؟ ان کے اعتماد کی وجہ شاہد حمید نے آپ کو بتا دی ہے بڑی حد تک. ظاہر ہے وہ آزاد تو ہیں ارکان, لیکن وہ ان کو توڑنا اتنا آسان نہیں ہوگا. انہوں نے KP میں رہ کے سیاست کرنی ہے, وہاں سے باہر جا کر نہیں کرنی. اور KP میں جو اس وقت سچویشن ہے, بڑا مشکل ہوگا ان کے لیے یہ فیصلہ کرنا کہ ہم اس گورنمنٹ کو چھوڑ کے کسی اور گورنمنٹ کے ساتھ جائیں. پہلی بات تو یہ ہے. دوسرا یہ دیکھیں نا کیا کمال وطن عزیز میں ہوتا ہے کہ 25 سیٹوں والوں کو 27 ایکسٹرا سیٹیں مل رہی ہیں. سبحان اللہ. اب بات ہو رہی ہے جی یہاں الیکشن چکے ہونا ہے. آئین اور قانون اس ملک میں اتنا اس کا دورہ ہے کہ باقی سب جگہ سینٹ الیکشن ہو گیا تھا, وہاں بھی تو ظاہر ہے مخصوص نشستیں نہیں تھیں, لیکن چونکہ یہاں یہ سب کچھ کرنے کے بعد الیکشن کرانا تھا, اور وہ پیسہ بالکل ٹھیک بات ہے. KP میں تو ہم مدت سے دیکھتے آئے ہیں, وہ سینیٹر گلزار ہوا کرتے تھے, ہر دفعہ وہ ہو جاتے تھے, بس ان کے پاس کوئی پارٹی ٹکٹ ہو نہ ہو وہ ہمیشہ وہاں سے منتخب ہوا کرتے تھے سینیٹر, جب تک مرحوم زندہ رہے. تو وہ تو ہوتا ہے. والد اور 2 بیٹے بھی, وہ 2 بیٹے بھی بالکل وہ بھی ہوا. اور دیکھیں سب سے امپورٹنٹ اس سارے میں جو وہ مجھے لگ رہی ہے نا اسٹیٹمنٹ, وہ ایمل ولی خان کی ہے. ایمل ولی خان کیا کہہ رہے ہیں کہ طاقتور حلقے نہیں چاہتے حکومت تبدیل ہو. آئین تو یہی ہے نا ہمارا, کیونکہ جب عمران خان کے خلاف نو کانفیڈنس موشن آ رہی تھی, اور جب سوال پوچھا جاتا تھا PMLN والوں سے کہ جی کب آئے گی, تو ایک ہی جواب دیتے تھے کہ جب تک آپ کے پاس اسٹیبلشمنٹ آپ کے ساتھ نہیں ہوگی, آپ نو کانفیڈنس موشن نہ لا سکتے ہیں, نہ اس کو کامیاب کرا سکتے ہیں. کیونکہ ادروائز جتنی بھی نو کانفیڈنس موشنز آتی ہیں ان کا اشر ہمارے سامنے ہے, وہ آتی ہیں اور فارغ ہو جاتی ہیں. تو ایمل ولی خان اگر وثوق سے یہ بات کر رہے ہیں اور ایسے ہی ہے جیسے وہ کہہ رہے ہیں, اور شاہد حمید کا بیان بھی اس کے ساتھ اگر جوڑ لیا جائے, ایمل ولی خان کے ساتھ اگر انہیں اعتراض نہ ہو, تو پھر تو سمجھ آ رہی ہے کہ یہ گورنمنٹ چینج نہیں ہو رہی.